चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ो। Deforming force. A deforming force is one which, when applied, changes the configuration either in length, volume, or shape of a body. क्लियर। Second, yes, sir. Second, elasticity. The property of a body to regain its original configuration, length, volume, or shape when the deforming forces are removed is called elasticity. Yes, sir. Perfectly elastic body. A body which regains its original configuration immediately after the removed uh, the removed of forming force from it is called यहाँ पे डिफॉर्मिंग perfectly फोर्स है elastic. एक्चुअली Yes, sir. आफ्टर द After the रिमूव्ड ऑफ removal of डिफॉर्मिंग deforming. फोर्स, ठीक ना, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा। इसको Yes, डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। elastic body. Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए इलास्टिक बॉडी Example. का क्वाड्स एंड फॉस्फर ब्रांच, ये दोनों बहुत इलास्टिक होते हैं। Yes, sir. मतलब जैसे ही आप हटाओगे फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये तुरंत अपना शेप रीगेन कर लेते हैं। Yes, sir. तो ये जो है इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट परफेक्टली प्लास्टिक। Perfectly plastic body. A body which does not regain its original configuration at on the removal of deforming force, however small the deforming force may be, it is called a perfectly plastic body. पुट्टी जो दीवार पे जो कराई जाती है ना घर बनाते समय, Yes, sir. है ना, उस पे हाथ रख दो, या आपने देखा होगा बच्चों का क्ले आता है, क्ले खेलने Yes, वाला sir. Yes, उसी sir. टाइप का होता है। तो उसको अगर दबा देते हो तो वापस रीशेप नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। Yes, sir. स्ट्रेस। Stress. The restoring force per unit area set up inside the body is called stress and is measured by the magnitude of the deforming force acting on the unit area of the body when equilibrium is established. द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब जो देखो, दो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। समझ में आया? Yes, sir. फिर से पढ़ो। The restoring force per unit area set up inside the body is called stress and is measured by the magnitude of the deforming force acting on unit area of the body when equilibrium is established. हम्म, ठीक ना, ये Yes, प्रेशर sir. के इक्वल होता है। Yes, sir. बाहर से प्रेशर जितना लगाओगे अंदर से स्ट्रेस हाँ. उतना ही बनेगा, ठीक है। Yes, sir. पढ़ दो यूनिट। Units Newton per meter square and in SI 9 per in SI and 9 per centimeter square in TGS. Dimension ml minus 1 t minus 2. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं। Yes, sir. स्ट्रेस जो होता है कई प्रकार का हुआ करता है, ठीक ना। आप देखो स्ट्रेस के टाइप, तो टाइप हाँ. आपको यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस दिया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस। एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस के ही प्रकार हैं, ठीक ना। देखा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस के प्रकार हैं। अब इसको तुम ऐसे समझो कैसे। मान लो आपके पास ये कोई रॉड लटकी हुई है ऊपर, लोहे का कोई रॉड है, बोलो ये सोनू। Yes, sir. अब तुम इसको खींचना शुरू कर रहे हो, हाँ. यहाँ फोर्स लगाया, तो ये बताओ इसका फोर्स का एंगल कितना है सरफेस के साथ, 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 degree. बस हो गया। तो अब ये क्या करेगा, बट ये जो स्ट्रेस है इसको ये खींचने का काम करेगा, इसको लेंथ बढ़ा देगा, बोलो यस। हाँ. तो है नॉर्मल स्ट्रेस, है कैसा, Normal, sir. नॉर्मल स्ट्रेस, बट इसको लेंथ दे रहा है, टेंशन दे रहा है, तो इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. इसी का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या नाम है? Longitudinal. मतलब लेंथ में जो चेंज कराए। दूसरा, अगर यही फोर्स आप नीचे से न लगा करके ऊपर की तरफ लगाओ तो भी एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? Yes, sir. बट अब ये क्या करेगा, अब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो कंप्रेस करेगा, तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। Yes, sir. क्या बोलेंगे? Compressive stress. ठीक है ना। हाँ. तो नॉर्मल स्ट्रेस जो किसी एरिया में लगता है, पर्टिकुलर एरिया में,
वहाँ पे लगता है यंग मॉडुलस। क्या लगता है? यंग मॉडुलस। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा जो एरिया में लगे स्ट्रेस, किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, वहाँ पे यंग मॉडुलस लगेगा। ठीक है? हाँ। तो नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ो। Yes, sir. The normal stress, the internal restoring force set up per unit area of the body is called normal stress. Normal stress can be classified into two types. लिखा है टू टाइप्स। Tensile stress. If there is an increase in the length or extension of the body in the direction of the force, the applied stress setup is called tensile stress. Second, compression stress. If there is decrease in the length of wire or compression of the body due to force applied, the stress is called compression stress. समझ में आ गया? Yes, sir. तो भैया अगर मतलब कि यदि आपके अगर आपके लेंथ में जो है सिकुड़ती है तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है? Yes. ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए तीसरा स्ट्रेस है, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप हो गए। अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक ना? Yes, sir. टेंजेंशियल स्ट्रेस को देखने के लिए आप थोड़ा सा सिचुएशन फील करिए। आपके पास अगर कोई रबर हो, बड़ा सा लंबा सा रबर, लंबा सा रबर, वो नॉन डस्ट का एक रबर आया करता है, काफ़ी बड़ा सा होता है, देखा है ना आजकल? Yes, sir. तो ऐसा एक काम करो, जैसे इसके ऊपर हाथ रखो और इसको आगे की तरफ धकेलने का कोशिश करो, तो आप देखोगे ये फेस तो ज़मीन में रहेगी, मगर ये फेस समवॉट ये इधर चली जाती है, ऊपर इधर वाली, और ये समवॉट इधर चली जाती है। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो जो रबर का नया शेप होता है वो इस तरीके से हो जाता है, आगे की तरफ फैल जाता है थोड़ा सा। यस और नो? हाँ। हो जाता है ना? Yes, sir. इस तरीके से हो जाता है, हो जाता है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा, अब आपने एक्टिव फोर्स यहाँ लगाया, बाहर लगाया, रिस्टोरिंग कहाँ? पीछे की तरफ आएगा। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पीछे की तरफ डेवलप होगा, तो वहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू आएगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ऊपर वाला एरिया जो आपने लगाया है। समझ गए ना? ऊपर वाली फेस का एरिया क्लियर बन जाएगा। यस सर। बाहर आपका फोर्स ये, तो जितना आपने बाहर लगाया है उतना ही आपका अंदर की ओर जो है डेवलप होगा क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? हाँ। तो अंदर की तरफ आपका रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो ये आपका ये सिर्फ सरफेस पे काम करेगा ना? सरफेस पे, ओनली सरफेस पे, ओनली सरफेस पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। पढ़ो। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स, When a deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape of the body, then the stress set up in the body is called tangential stress. If a tangential force F applied on top of face of cubical body or surface area A, then tangential stress is equal to F upon A. बिल्कुल सही। तो उस समय जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू F अपॉन A। कोई दिक्कत? Yes. No sir. चलिए स्ट्रेन, अब बात करते हैं स्ट्रेन। हाँ। The ratio of change in configuration to the original configuration is called strain. Strain is equal to change in configuration upon original configuration. हाँ, स्ट्रेन इक्वल टू जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो स्ट्रेन का मतलब हुआ करता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या कोई भी वॉल्यूम की बात करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है ना? यस सर। मतलब जो क्वांटिटी थी और उसको चेंज होके कितना पहुंच गई, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है ना? यूनिट लेस होगी क्योंकि दोनों ऊपर लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। ठीक है ना? यस। अच्छा देखो, अब अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हो, जैसे अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आपने लगाया था, डजंट मैटर कि आपने कंप्रेस किया या आपने स्ट्रेस दिया, टेंसाइल करा, दो थे ना, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। ठीक ना? तो टेंसाइल खींचोगे नीचे की तरफ तो चेंज आएगा कितना? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली अगर इसको आप सिकोड़ देते हो, कंप्रेस कर देते हो, तो भी ऊपर की तरफ डेल्टा एल और नीचे की तरफ एल, दैट टाइम ऑल्सो डेल्टा एल अपॉन एल। समझ में आया? यस सर। क्योंकि लेंथ में वेरिएशन हो रहा है। क्लियर? तो नॉर्मल स्ट्रेस में ये अपना लेंथ में वेरिएशन होगा, दैट टाइम यंग मॉडुलस ऑपरेट होगा। चलो पढ़ो। टाइप ऑफ स्ट्रेन।
Types of strain. First, longitudinal strain. Longitudinal strain is equal to change in length upon original length. Volumetric strain is equal to change in volume upon original volume. चेंज इन, अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब लगेगा, जब आप फोर्स पूरी बॉडी पर लगा रहे होगे, दैट टाइम आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑपरेट होगा। जैसे वो देखिए आपने स्माइली बॉल देखी है, Yes sir. स्माइली बॉल को हाथ में पकड़ करके लोग एक्यूप्रेशर टेक्निक लगाते हैं, तो इसको हर तरफ से दबाते हैं, बोलो यस और नो। Yes sir. हर तरफ से दबाते हैं इसको, तो जब इसको दबाते हैं तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी होता है, बट दबाने के बाद ये सिकुड़ जाती है, इतनी हो जाती है, बोलो यस और नो। Yes sir. तो इसका इतना वॉल्यूम चेंज हो गया, बोलो बस यस और नो। Yes. तो दैट टाइम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी, वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यस और नो। Yes sir. तो ये कहलाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटा। Yes. Yes sir. सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलो अब शेयरिंग स्ट्रेन। Yes sir. Shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेन को बेटा अपन यहाँ से नापते हैं, एंगल से, शेयर एंगल से, ठीक ना। Yes sir. तो देखो कैसा होगा शेयर एंगल, ये बन जाएगा आपका आर्क। जैसे ये देखो, ये ओरिजिनल सरफेस थी, ये थी ओरिजिनल सरफेस, हाँ. इधर थी, बोलो हाँ। अब जो नई सरफेस बनी है वो ऐसे बनी है बेटा, हाँ sir. बनी कि नहीं बनी, Yes sir. ऐसी कुछ बनी है ना Yes sir. नई सरफेस। तो कैसे नापेंगे, देखो ये सरफेस ऐसे खसक गई, मतलब ये जो इसका पहला फेस था ऊपर का, ये जो फेस था इधर खसक के इधर आ गया, ठीक है बेटा। हाँ. तो ये एंगल नापते हैं, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर, शेयरिंग एंगल। कैसे, आर्क अपॉन रेडियस। हाँ ये मतलब शेयरिंग एंगल मतलब पूरी बॉडी के लिए मतलब हाँ यही लगेगा ना, सेम होगा, सबके लिए सेम होगा, तो यही लगेगा ना पूरी बॉडी के लिए। ठीक है. आर्क अपॉन रेडियस, तो ये ऊपर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको डेल्टा एल मान लो, अपॉन ये साइड मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है ना। Yes. ये रेडियस बन जाएगी, क्योंकि जितना इधर होगी उतना इधर होगी ये, है ना। हाँ. Yes sir. तो आंसर फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर। इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, Shearing strain. ठीक है, नोट कर लो। Yes sir. ठीक है. ये बना लो. बना लो, बना हुआ है शीट पे, फिर भी बना लो आप। हाँ. Yes. ठीक है, हाँ. चलो। पढ़ो. Stress strain करो. एक मिनट बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन का पूरा फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज, It is defined as the angle and radian through which a plane perpendicular to the fixed surface of the cubical body gets turned under the effect of tangential force. हाँ समझ में आया, कितना घूम Yes. जाता है, कितना टर्न हो गया, Yes sir. ये जो सरफेस थी कितनी टर्न हो गई, उसको बोलते हैं अपन, मतलब ये एंगल ही होता है शेयरिंग स्ट्रेन, है। हाँ. चलो अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब ही होता है बेटा कि, अब इसको नॉर्मल शब्दों में समझ लो कि मान लो बेटा आपने कोई तार ले ली, ये मान लो कि छत में आपने कोई तार लटका दी है, ये हाँ. छत रिजिड सपोर्ट होता है, मतलब गिर विर ना जाए जो, है ना। Yes. और उस पर आपने यहाँ पे एक तार लटका दी है, क्लैंप है ये। अब मैं क्लैंप है, तार को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं जिससे आपको समझ में आए। ये तार सिलेंड्रिकल होता है ना बेटा, Yes sir. हाँ सिलेंड्रिकल होता है। तार लटकाना हो तार लटका दो, रबर लटकाना हो रबर लटका दो। तार में थोड़ा अच्छी स्टडी होती मगर रबर जल्दी समझ में आता है। ये देखिए ये तार है या रबर मान लो, इसको कोई अपने रबर का बैंड है बड़ा सा गिट्टा, ये आपने इसको लटका दिया है, ठीक है बेटा। हाँ. अब आप इस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। Yes sir. Yes sir. और स्ट्रेस की वजह से क्या मिलेगी, स्ट्रेन मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है सर. देखो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया तो कांस्टेंट होता है जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, बोलो हाँ। हाँ सर. बदलाव किस में होता है, फोर्स ही में होता है। आप फोर्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, बोलो हाँ। Yes sir. तो
अगर एक एक्सिस में मैं स्ट्रेस ले लूं, एक एक्सेस में अगर मैं स्ट्रेस ले लूँ, ये मैंने ऊपर स्ट्रेस ले लिया है, यहाँ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का सीधा सीधा रिलेशन किससे है बेटा? फोर्स से। समझ में आया? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ना, है ना? यस सर। तो मतलब अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे सीधी बात है खिंचाव बढ़ाना पड़ेगा नीचे की तरफ, समझ गया ना? तो क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ना? और स्ट्रेस मतलब, अब स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो यस। यस सर। अब ओरिजिनल लेंथ तो कांस्टेंट है, हाँ। तो बदलाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगी। बोलो यस और नो? यस सर। तो सीधी सीधी बात यह है कि हमें लगाए गए फोर्स और चेंज होने वाली लेंथ यानी बदली हुई लेंथ में रिलेशन देना है। बोलो यस और नो? यस। हाँ ठीक है। अब इसका बिहेवियर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं बुक वाला पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में क्लियर करूँगा। पढ़ो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व when a wire is suspended vertically from a rigid support and its lower end load is at its lower end increased continuously, then we get the curve between stress or load and strain or elongation as shown in the figure. Important points on the graph. हाँ, first point. First point, when the strain is small, less than 2% in region OP, stress is proportional to strain होगा ना? हाँ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेन कर लो इसको, स्ट्रीम लिख दिया। Hooke's law is followed in this region. The point P is called limit of proportionality, and slope of line OP gives the Young's modulus Y of the material where Y is equal to tan theta. रुक जाओ, देखो क्या है, पहले रीजन है, पहला रीजन है, इसको बोलते हैं बेटा इलास्टिक रीजन। ये रीजन जो होता है जहाँ पे हुक्स लॉ लगता है, इलास्टिक रीजन। मतलब इसमें बच्चा बहुत मासूम रहता है, उसके पिताजी ने उसे स्ट्रेस दिया, अब जैसे ही आप स्ट्रेस अगर रिमूव करोगे तो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, वो वापस खिंच करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ओ पर। बोलो यस और नो? जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसको जब उसको पीट भी दो तो वो भूल जाता है। बोलो हाँ? तुरंत भूल जाता है, एक आधे घंटे बाद क्या 15 मिनट बाद भूल जाता है, फिर से खेलने लगता है। तो ओ से लेके ए तक आपने खींचा उसको, उसका तार खींचा, जैसे ही छोड़ोगे वापस आ जाएगा। तो इसमें रबर मान लो इसको, अब रबर को तुम खींच रहे हो इलास्टिक लिमिट के अगर भीतर खींच रहे हो, यहाँ तक खींच रहे हो, तो जैसे ही रबर को छोड़ोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। बोलो यस और नो? यस सर। अब देखो, अब इसके बाद अब इलास्टिक लिमिट पार कर दिया। बच्चे की लिमिट थी कि बच्चा 3 झापड़ खा सकता था। ये यहाँ पे सब मटेरियल की एक लिमिट होती है ना, कि कितना वो स्ट्रेस सह सकते हैं, ठीक ना? सभी मटेरियल की एक लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2%, स्ट्रेन 2% से भी, ठीक है ना? तो और दूसरा, अब इलास्टिक लिमिट में जो फॉर्मूला ऑपरेट होता है बेटा, वो होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ लिख लो, इलास्टिक लिमिट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ है? हाँ, यहीं पर लगेगा। मतलब जितना स्ट्रेन आएगा उतना स्ट्रेस देना पड़ेगा आपको, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा स्ट्रेन। खिंचाई करोगे, स्ट्रेस जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी डायरेक्टली। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है? यस। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर। समझ गए? यस सर। ई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्योंकि ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है तो यहाँ तक ये अप्लाई होगा। अब देखो, ये वाई का काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहा है, तो ये क्या देगा आपको? tan थीटा देगा कि नहीं देगा? हाँ। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो टेंजेंट होता है, जो स्लोप होता है, वो आपको क्या देता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर। क्या प्रोवाइड करता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत अच्छी। चलो ये बात हमने कर ली कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अब आगे देखो, अब आप बढ़ा रहे हो स्ट्रेन,
मतलब अभी मैंने बोला बच्चे को 3 झापड़ आपने मार दिए, वो ढीठ नहीं है, अभी छोटा है, समझ गया। मगर हाँ। आपने एक दिन लिमिट उसकी बढ़ा दी 3 से 5, समझ गए? यस सर। 3 से 5, ये देखो यहाँ पे 3 पे था, आपने यहाँ पे 3 से 5 की तरफ बढ़ा दिया आपने, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया। बोलो यस और नो? यस सर। तो हल्की सी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन भी बढ़ेगा, समझ गए ना? बट अब ये हो गई हद, यहाँ इसके बाद हद आना शुरू हो जाएगी। वो अभी भी मैनेज कर लेगा, यहाँ तक भी मैनेज कर लेगा, मगर जितना रेडियली इसमें मैनेज कर रहा था उसमें इतना रेडियली मैनेज नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे आपने उसको 3 झापड़ लगाए, खिंचाई करी, वो तुरंत भूल गया। बट ये वाली खिंचाई वो थोड़े समय के बाद भूलेगा, 10 मिनट 15 मिनट, समझ में आया? ठीक है। बट अब आपने यदि इसके ऊपर आपने यदि फोर्स लगाया तो फिर क्या है भैया, बच्चा ढीठ हो गया। बच्चा क्या हो गया? ढीठ कहते हैं ना, बच्चे को ज़्यादा मारना नहीं चाहिए, ढीठ हो जाते हैं। यस सर। फिर वो कुटता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना? यहाँ के बाद वो वापस नहीं आएगा उसमें, मतलब जो आपकी स्ट्रेन है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। वो कहलाएगा प्लास्टिक रीजन। क्या कहलाएगा? इसके बाद वो प्लास्टिसिटी जोन में पहुंच जाएगा। अभी यहाँ तक इलास्टिक में था, अब इसके बाद प्लास्टिसिटी में पहुंच जाएगा। समझ में आया? यस सर। मतलब अब आप इसको खींचोगे तो खींचा रह जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? ये देखो बेटा, तो यहाँ तक थोड़ा ई के बाद ए तक हल्का सपोर्ट करता है, मगर ई के बाद ही प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। ठीक है? हाँ। यस सर। हाँ, अब इसके बाद ई से ए तक गया, अभी पढ़ा रहा हूँ इसको मैं, पढ़ो सेकंड पॉइंट। इफ द स्ट्रेन If the strain is further increased, that is in the region PE. हाँ, ये देखो, ये थोड़ा मैं भूल गया था बताना, ये पॉइंट पी तक प्योर प्लास्टिक इलास्टिक सी रीजन था, पी से लेके ई तक सपोर्ट करता बच्चा, मतलब चलो 2 झापड़ कोई बात नहीं, आज ज़्यादा हो गया है ना? ठीक है। हाँ, इंक्रीज द रीजन पी, द स्ट्रेस The stress is not proportional to strain. However, the wire will still regain its original length after the removal of stretching force. This behavior is shown up to the point E, known as elastic limit or yield point. The region OP. बेटा बना लो कॉपी में, बनाओ कॉपी में, बनाओ कॉपी। Yes. पी तक पॉइंट जो था वो थी इलास्टिक रीजन। अब उसके बाद जो ई तक पॉइंट गया है, ई तक जो स्ट्रेक लगाया है आपने, उसको बोलते हैं अपन इलास्टिक लिमिट। Yes. ठीक है ना? अब इसके बाद बच्चा ढीठ होना शुरू हो जाएगा, ये इलास्टिक लिमिट थी, इसी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। Yes, sir. वो पॉइंट जहाँ तक बॉडी बिहेवियर करती है इलास्टिक है, उसको बोलते हैं अपन यील्ड पॉइंट। Yes, sir. हाँ, ओपी जो है वो इलास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है। ओपी पढ़ो। Yes, sir. The region OPE represents the elastic behavior of the material of the wire. हाँ, बताओ कोई दिक्कत बेटा पूरे में इसमें? No, sir. समझ गया। ठीक है ना? तो ये जो Yes, ओपी है ये इलास्टिक से बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, ई से लेके ए। भैया प्लास्टिसिटी शुरू हो गई है, देखो बच्चा ढीठ होना शुरू हो रहा है Yes, ना? sir. हाँ, अब यहाँ से ई से लेके तुम दे दो, स्ट्रेस आपने बढ़ाई है, मगर स्ट्रेन देखो थोड़ी सी बढ़ी, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखो हल्की सी स्ट्रेस बढ़ाए और स्ट्रेन देखो कितनी सारी बढ़ गई ना? Yes, sir. मतलब मेरे कहने का मतलब इस एक्सेस में देखो कितना सारा वेरिएशन हुआ है, एक्स एक्सेस में हाँ। हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. मतलब वो एक तरीके से फ्लो हो रहा है, बह रहा है मटेरियल। जैसे कभी च्युइंगम को आपने खींचा हो, खींचते जाओ, तो जब वो प्लास्टिक होता है तो एकदम से ज़्यादा सब फैलता है। पढ़ो थर्ड पॉइंट। इफ़ द वायर If the wire is stretched beyond the elastic limit E, that is between EA, the strain increases much more rapidly, and if the stretching force is removed, the wire does not come back to its natural length. Some permanent increase in length takes place. हाँ, तो वो ढीठ हो गया ना, मतलब प्लास्टिसिटी आ गई उसके अंदर है। Yes, sir. Yes. चलो, अब उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो, आपने स्ट्रेस और बढ़ाया, तो अब टूटने वाला है ये। अब क्या होने वाला है? टूटने वाला है। ठीक है, If तो the बी पॉइंट stress पर is ब्रेक हो increased, जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। yes. पढ़ो इफ If the stress is increased further by very small increase in it, very large increase in strain is produced. Region A, and after reaching point B, the strain increases even if the wire is unloaded and rupture at C. In the region BC, the wire literally flows. The maximum stress corresponds to B, after which the wire begins to flow and breaks, is called the breaking or tensile strength.
the region EABC represents elastic behavior of the wire हाँ, ई ए material बी of सी wire. भैया वो इलास्टिक नहीं, एक्चुअली वो प्लास्टिक Plastic. बिहेवियर है, ठीक है ना। Yes sir. ई ए बी सी से तो प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया ना। हाँ, तो मतलब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा पॉइंट बी पे, हाँ, तो फिर पॉइंट सी पे क्या हो रहा है? अरे वो फ्लो हो रहा ना, तो एक्चुअली हाँ. ब्रेक तो वहीं पे हो चुका है। यस सर. जैसे कि च्युइंगम को लेकर के बड़ा हिस्सा नीचे कर दो और छोटा हिस्सा ऊपर कर दो, हाँ. तो वो अपने आप फ्लो नहीं होने लगता है, गिरने Yes, sir. लगता है। जब खींचते हैं उसको तो एकदम से बड़ा स्मूथ हो जाता है। यस सर. तो बी पॉइंट पे ही इसने अपनी ताकत खो दी थी, मतलब बी पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। हाँ. बी पॉइंट पे उसने अपनी ताकत खो दी है और सी पॉइंट पे अलग हो जाएगा, रैप्चर, ठीक है। यस सर. तो भैया मतलब कुल मिलाकर जो भी आप बॉडी यूज़ करोगे ब्रिज बनाने में, उसका बी पॉइंट देखा जाता है कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, यस सर. ठीक है ना। ये हाँ. देखा जाता है कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, कितने पॉइंट पर ये टूट रहा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर आप उसको काम पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने Yes. ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर लगा दिया, कारें खड़ी कर दी ब्रिज के ऊपर बहुत सारी, और बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, तो पूरा का पूरा जो ब्रिज है ना, जैसे च्युइंगम नहीं बह जाता है, यस सर. तो इधर का लोहा उधर का लोहा बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा, समझे ना। हाँ. यस सर. और धागे के जैसे इधर से भी टूटेगा उधर से भी टूटेगा, पूरी गाड़ी बीच वाली पानी में आ जाएंगी। यस. तो ये चेक किया जाता है, इसलिए मटेरियल साइंस है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लोग लेते हैं, सिविल हाँ. इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यस. फिफ्थ पॉइंट, अब देखो यार, ई से लेके बी तक का पॉइंट जितना ज़्यादा है, इसका मतलब प्लास्टिसिटी उतनी ज़्यादा है। हाँ. बोलो हाँ। यस सर. हाँ, तो ई से लेके बी तक का पॉइंट वो बताता है कि प्लास्टिसिटी ज़्यादा है। पढ़ो, इफ़ द प्लास्टिक रीजन, If the plastic region between E and B is large, the material is said to be ductile and it can be drawn into wire. And if it is small, the wire is said to be brittle as it will break soon after the elastic limit is crossed. बिल्कुल सही बात है। देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये जितना खींच रहे हो उतना खींचता जा रहा है। बोलो हाँ। हाँ सर. इलास्टिक लिमिट के बाहर है ना, वापस थोड़ा ना आएगा। हाँ. मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, तार में बदलेगा मटेरियल। बोलो यस और नो। Yes sir. सो दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अरे वो टेंसाइल क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी बोलते हैं ना। Yes sir. हाँ, डक्टाइल, इसको क्या बोलेंगे अपन, डक्टाइल, समझ गए ना। Ductile, तो अगर ई से लेके बी तक का रीजन जितना बड़ा है मटेरियल, उतना डक्टाइल होगा। हाँ. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes sir. चलिए अब पढ़िए हुक्स लॉ। Hooke's law and moduli of elasticity. Hooke's law. Within elastic limit, the stress developed is directly proportional to the strain produced in the body. That is, stress is directly proportional to strain, or stress upon strain is equal to E it is constant. Here, this constant of proportionality to E is known as modulus of elasticity. Depending on the type of stress applied and the resulting strain in the modulus of elasticity are of three types. हाँ, अब देखो तीन तरीके के मैंने आपको बताए, एक नॉर्मल स्ट्रेस बताया, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बताया, एक शेयर स्ट्रेस बताया, है ना। हाँ. तो तीन तरीके के स्ट्रेस हैं, तीन तरीके की स्ट्रेन है। अब तीन तरीके के स्ट्रेस और तीन तरीके की स्ट्रेन के आधार पे तीन तरीके की इलास्टिसिटी बिहेवियर तय होता है मटेरियल का, समझ गए ना। Yes sir. ठीक है ना। जैसे अब इस चीज़ को याद रखने के लिए तुम ऐसा समझ सकते हो रोहित, कि तुम्हारा जैसे कान है ना। हाँ. Yes sir. तुम अपने कान को तीन तरीके से पनिशमेंट कर सकते हो। एक, कान को पकड़ के बाहर की तरफ खींचो, Yes sir. तो यहाँ पे क्या लगेगा, यंग मॉडुलस। क्या लगेगा, Young modulus. अब एक काम करो, कान को मुट्ठी में भर लो और चारों तरफ से दबोचना शुरू करो। समझ गए ना। Yes sir. ठीक ना, दबोचना शुरू करो। वो देखा होगा तुमने, उसमें खली पकड़ता था ना, फोरहेड पकड़ करके सिर को दबाता था हर तरफ से, स्माइली बॉल के जैसे, है ना। Yes sir. तो वो क्या देता था, वो देता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या देता था, Volumetric stress. हाँ। तो उसको दबाओगे कान को पकड़ के, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ लगेगा बल्क मॉडुलस। क्या लगेगा, Bulk modulus. बल्क मॉडुलस। समझ में आया कि नहीं आया। Yes sir. हाँ, अब तीसरा तरीका है, कान के ऊपर हाथ, पाम रखो, मतलब अपनी हथेली रखो, हाँ. और उसको चपेटना शुरू करो हाँ. आगे पीछे की तरफ, समझ गए ना। Yes sir. मतलब लेयर खसकाओ, तो यहाँ पे आएगा शेयर स्ट्रेस। क्या आएगा, Yes sir. तो यहाँ पे जो ऑपरेट होगा इलास्टिसिटी, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, Modulus of rigidity. हाँ। तो यंग मॉडुलस को बोलते हैं वाई, गामा। बोलो यस। Yes sir. यंग मॉडुलस को किससे शो करते हैं, Gamma. गामा से या वाई से। और उसके बाद दूसरा मैंने पढ़ा है, बल्क मॉडुलस को किससे शो करते हैं, बीटा से।
बीटा से। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे शो करते हैं? नीटा से। यस सर। समझ गए ना? यस सर। गामा नीटा बीटा। क्लियर? हाँ यस। चलो पढ़ो यंग मॉडुलस। एक मिनट। Young modulus. It is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit. Gamma is equal to normal stress upon longitudinal strain F upon A upon del L upon L. ठीक है, mg upon pi r square L upon L. ठीक है सर। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन SI and 9 per centimeter square in CGS. Dimensions ml minus 1 t minus 2. Where second, bulk modulus. It is defined as the ratio of normal stress to the volumetric strain within the elastic limit. K is equal to normal stress upon volumetric strain F upon A upon del V upon V. हाँ, अब डेल्टा भी अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे गुब्बारे को पकड़ के दबोच रहे हो, तो डेल्टा भी निगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। बोलो हाँ। हाँ सर। तो माइनस साइन डेल्टा भी का एक्चुअली मैंने बाद में यूज़ किया, उसको ऊपर लिख दिया, देख लो। ठीक है? ठीक है। यस सर। पढ़ो। Where F upon A upon del V upon V is equal to minus PV upon del V, where P is equal to increase in pressure, V is equal to original volume, del V is equal to change in volume. The negative sign shows that with increase in pressure P, the volume del V decreases. That is, if P is positive, V is negative, del V is negative. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. C is equal to 1 upon K, which is equal to del V upon PV. कंप्रेसिबिलिटी का लिखो फॉर्मूला। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। यस सर। यहाँ 1 अपॉन के, बल्क मॉडुलस को मैं बीटा भी बोलता हूँ, तो 1 अपॉन बीटा। यस सर। ठीक है? हाँ। तो मतलब बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। हाँ सर। ठीक है? बिल्कुल। अगर बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। यस सर। चलिए। All the states of matter possess volume elasticity. Bulk modulus of gases is very low, while that of liquids and solids is very high. हाँ, बल्क मॉडुलस जो होता है वो गैसेस का बहुत ही कम होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस इज़ वेरी लो, दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज़ वेरी हाई। लिख लो, इस बात को नोट कर लो। बल्क मॉडुलस जो होता है ना गैसेस का बहुत कम हुआ करता है। यस। क्योंकि गैसेस की इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है। यस सर। ठीक ना? रीशेप नहीं होती हैं, वो रीगेन नहीं करती शेप को अपने, हैं। हाँ। तो जो इलास्टिसिटी टर्म होता है ज़्यादातर वो मटेरियल में, मतलब 99% सब सॉलिड के लिए बात होती है। यस सर। हाँ, इलास्टिसिटी गैसेस में, लिक्विड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कौन गैस को इलास्टिक करेगा बताओ? हाँ। मैं गैस का गुब्बारा फूल के, गुब्बारा तो फिर भी मटेरियल है यार। हवा का मॉलिक्यूल फूल करके फिर पुचक जाए, इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचना मुश्किल है ना। तो गैसेस की इलास्टिसिटी लगभग 0 है, हैं? यस सर। चलो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ो। रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा। It is defined as the ratio of tangential stress to the shearing strain within the elastic limit. It is also called shear modulus of rigidity. Eta is equal to shearing stress upon shearing strain F upon A upon phi. F upon A upon X upon L, तो FL upon XA. ठीक है। चलो बेटा, 90% ये चैप्टर जो है 50 to 80% यहाँ पर ख़त्म है। समझ गए ना? मतलब 50 to 80% ये चैप्टर मतलब यहीं पर आपको बन जाएगा। मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, जितना मैंने पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कभी कभी पूछी गई छोटी छोटी बातें, है ना? चलिए, तो वो उसके आगे करेंगे। मेनली यहीं तक ये चैप्टर मेनली जो 11th क्लास में सिखाया जाता है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक ना? लिख लो। मेरी तरफ से लिख लो फॉर्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है तार की, पूरे वॉल्यूम में होती है। जैसे मैं तुम्हारा कान खींचूंगा, तो जो कान खींचने के बाद तुम्हारा कान रीस्टोर होगा, तो जो कान की एनर्जी होगी वो कान के टिप पे स्टोर नहीं होगी, पूरे कान में स्टोर होगी। हाँ या ना? यस सर। हाँ, मैं आपकी उंगली मोड़ूंगा तो उंगली थोड़ी देर बाद जैसे छोड़ूंगा तो रीस्टोर हो जाएगी। हाँ। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो पूरी उंगली में स्टोर होगी कि नाखून के पास स्टोर होगी? पूरी।
कोई चेंज नहीं। So that's why I am saying this elastic potential energy per unit volume. Write the formula elastic potential energy per unit volume denoted by U Yes sir. can be written as 1 by 2 stress multiplied by strain, Okay. 1/2 stress half into stress. multiplied by stress into strain. Done. हाँ चलो भाई, अब भैया ये एक चीज याद रखना कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस अगर 2 गुना करोगे तो स्ट्रेन भी 2 गुना करोगे, है ना। यस सर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना तो स्ट्रेस पे डेवलप करेगा ना स्ट्रेन पे डेवलप करेगा, समझे। हाँ ठीक है सर। क्योंकि मतलब E इक्वल टू cancel out स्ट्रेस होता है। अपॉन स्ट्रेन, हाँ तो वो ऊपर भी 2 गुना नीचे भी 2 गुना। तो बहुत बच्चे Yes. समझते हैं कि भैया स्ट्रेस बढ़ाओ गई तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अरे मटेरियल की प्रॉपर्टी यार काय को बदलेगी, यस सर। है ना। यस आयरन का जो होगा गामा, वो गामा आयरन का ही रहेगा, समझ गए ना। यस सर। यस। चलो पढ़ो द वैल्यू। The value of moduli of elasticity gamma, k and eta is independent of the magnitude of force of stress and strain. It depends only on the nature of the material of the body. ये जो ओवर ब्रिज बनाते हैं ना इंजीनियर लोग, Yes sir. ओवर ब्रिज गिर जाते हैं, अभी गिरा था बनारस में 2-4 साल पहले। तो Yes, sir. ये क्यों गिरते हैं, क्योंकि ये लोग मटेरियल गंदा यूज करते हैं, समझे। हाँ अब जैसे इनको ऑर्डर दिया गया कि आप छड़ लगाओ, तो छड़ इनको बोली गई 12 mm की लगाओ या 10 mm की या 15 mm की लगाओ, मिलीमीटर, है ना। हाँ अब इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में कर दिया, इन्होंने क्या लगा दिया, इन्होंने पतला वाला छड़ लगा दिया, समझ गए। हाँ अब पतला वाला छड़ लगा करके स्ट्रक्चर तो बनाया, जब स्ट्रक्चर के ऊपर सीमेंट भरते हैं, भरे जाते हैं ना, पहले स्ट्रक्चर बनता, पता है ना ब्रिज बनाने में। यस सर। हाँ, तो पहले स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनता है, फिर उसके ऊपर जब सीमेंट भरते हैं तो सीमेंट जब बनने के बाद लोड नहीं ले पाता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, समझे। यस सर। तो मतलब ये रहता है कि आप कितना एरिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी गामा जब तय होगा ना, गामा में, तो गामा में एरिया सब आएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल, ये देखो ये लिखा हुआ है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा, बताओ। यस सर। कर रहा ना। हाँ हाँ, तो वायर का रेडियस क्या है, उसका लेंथ क्या है, इस हाँ। बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यस सर। बन जाएगा। हाँ सर। चलो आगे पढ़ो। फॉरा। हाँ। For a given material, there can be different moduli of elasticity depending on the type of stress applied and resulting strain. हाँ, मतलब अलग अलग इलास्टिसिटी मॉडुलाई हो सकते हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रेस के लिए। मतलब कान है, कान को अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस दोगे तो अलग गामा आएगा। हाँ कान को अगर आप पकड़ के दबोचोगे चारों तरफ से तो उसके लिए फिर आपके पास क्या आएगा, बीटा आएगा, बल्क स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस। अगर आप चपेटोगे तो आपको वो मिलेगा, समझ गए ना। मतलब मटेरियल एक है मगर लगाए गए स्ट्रेस के हिसाब से अलग अलग चीजें तय होंगी, समझ गए ना। मतलब यस सर, मतलब ये मॉड्यूलर इलास्टिसिटी मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, टाइप पे डिपेंड करती है। टाइप पे डिपेंड करती है कि आप स्ट्रेस का टाइप कैसा है, समझे ना। यस। जैसे आपको किसी को हर्ट करना है, मारना है, हाँ तो आप मतलब उसके किसी बॉडी पार्ट पे मार रहे हो, बोलो यस और नो। बट मारने पे आप कैसा फोर्स लगाओगे ये भी तो डिपेंड करेगा, बोलो हाँ। यस सर। क्लियर है ना। यस सर। अब जैसे किसी को झापड़ आपने दिया तो झापड़ गाल पे होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, भले लेस अमाउंट का हो, बोलो। यस। अब वही झापड़ अगर पीठ पे होगा, है ना, हाँ हाँ। तो जोरदार अमाउंट होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कोई शाबाशी दे रहा है यस सर। उतना ही अमाउंट का अगर गाल पे जड़ दिया जाए तो भैया परेशान हो जाएगा सामने वाला, है ना। हाँ। तो भैया मतलब ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, किस अमाउंट में, कहाँ किस टाइप में लगा रहे हो, ठीक है। हाँ। समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट थर्ड। Third, the modular elasticity has same dimensional formula and units as that of stress, since strain is dimensionless. सही बात है। स्ट्रेन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसलिए जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। बहुत बार आया एग्जाम में, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर तीनों सेम यूनिट सेम डायमेंशन, ठीक है। Yes. नेक्स्ट। Greater the value of modular elasticity, more elastic is the material. बिल्कुल सही बात है भैया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी मटेरियल उतना घनघोर इलास्टिक होगा। Yes sir. ये तो समझ में आ रहा है ना। Yes sir. पढ़ो अब देख लो इसमें, गामा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है, बोलो हाँ। Yes sir. मतलब गामा ज़्यादा होगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। कम होगी। Yes sir. ये यार एक मिनट यार, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा गामा में आई थिंक यहाँ पे डेल्टा एल नीचे आना चाहिए। हाँ देखो इन लोगों ने डेल्टा एल को स्मॉल एल ले लिया, खैर चिंता की बात नहीं है बेटा। ये डेल्टा एल है, ये नीचे डेल्टा एल है जिसको स्मॉल एल ले लिया है, देखो
यस सर। ये डेल्टा एल था, इसको स्मॉल एल ले लिया है हाँ फॉर्मूले में गामा yes, के, है ना। यस तो मतलब तो वो जितना अपन चेंज इन मतलब लेंथ कम करेंगे होगा, उतना हाँ नहीं नहीं, कम गामा होगा। जितना हाई होगा वो चेंज इन लेंथ उतना कम होगा, यस सर। और चेंज इन लेंथ कम होना मतलब इलास्टिक बिहेवियर। यस सर। चलो पढ़ो। But as gamma is inversely proportional to delta L, K is inversely proportional to delta V, and theta is inversely proportional to phi for a constant stress. So smaller change of shape or size of for given stress corresponds to greater elasticity. ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट। Fifth, gamma and theta exist only for solids, as liquids and gases cannot be deformed along one dimension only, and also cannot sustain shear strain. सही बात। However, K exists for all states of matter like solid, liquid or gas. हाँ मतलब जो बल्क मॉडुलस होता है वो सब के लिए एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, ठीक है ना। Yes sir. मगर गामा और नीटा केवल सॉलिड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, हाँ. ठीक है ना। Yes sir. नेक्स्ट। Bulk modulus of gases is very low, while that for liquids and solids is very high. हाँ E solid is greater than E liquid greater than E gas. वो मैंने बोला ना कि भाई अब बल्क मॉडुलस कहाँ से आएगा उसके लिए, गैसेस के लिए। गैस को कौन नॉर्मली खींचेगा, Yes. गैस तो उसमें ही उसी में जाएगी, वॉल्यूम में ही जाएगी, है ना। Yes sir. हाँ अब देखो, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं हीट, तब मैं हाँ. पढ़ाऊंगा एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है ना। Yes. Yes. तो sir. अभी के लिए याद कर लो कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मतलब ई थीटा होती है पी, हाँ. और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई फाई होती है गामा पी। समझ गए। ठीक है सर. हाँ ये याद कर लो। एक होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर इलास्टिसिटी, और एक होती है ई फाई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एट ए कांस्टेंट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है एक है, और एक एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है जिस समय हीट कांस्टेंट हो, ठीक है. समझ गए ना। तो एक समय ई थीटा है, एक ई फाई है, और दोनों का जो रेशियो आता है वो आता है गामा। क्या आता है, गामा. गामा। गामा क्या है भैया, गामा है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्या है, अच्छा. हाँ यहाँ पे गामा यंग मॉडुलस नहीं है डियर, है यस. यहाँ पे जो वाई दिख रहा है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है गामा, और गामा इक्वल टू होता है सी पी बाई सी वी, है ना। और आपको पता होगा कि सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होता है, हाँ. तो इसलिए हमेशा यहाँ पे ई फाई ग्रेटर देन ई थीटा, ठीक है। ठीक है. चलो नोट करो। हाँ. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी घटती है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चाहे गामा हो, चाहे के हो, चाहे नीटा हो, कम होगा, है। अच्छा. ओके. कोई दिक्कत। नो सर. चलो अगला, पॉइजन रेशियो जो आप पूछ रहे थे। पॉइजन रेशियो का मतलब होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। यस. किसी भी बॉडी का लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है अपना, पॉइजन रेशियो। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बोलो यस। हाँ. मतलब किसी भी बॉडी को लेटरल स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन। अब इसको ऐसे समझो बेटा, मान लो बेटा ये तुम किसी बॉडी को खींच रहे हो, कोई मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई बॉडी रखा हुआ है, ये रबर रखा हुआ, वही हाँ. ये रबर बंधा हुआ है, या प्लास्टिक कोई रॉड बंधा हुआ है लोहे का, ठीक है। हाँ. बेटा आपने इसको खींचा, बोलो हाँ। हाँ. तो एक तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा क्योंकि ये लेंथ बढ़ रही है, बोलो यस। यस सर. और एक इसका ये पतला होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, मोटू से पतलू हो जाएगा, बोलो यस। यस सर. तो वो कहलाएगा लेटरल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, लैटरल. तो दोनों के रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। ठीक है. अब इसको आपको पूरा का पूरा रखना है। ये पॉइजन रेशियो को किससे शो करते हैं बेटा, नीटा से, सॉरी सिग्मा से, है। सिग्मा. ओके. चलिए ठीक है. ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब क्या करना है आपको,
रोहित आप अपने उस पे आइए, एक्सरसाइज पे आइए। देखिए फाइल मैंने भेजी है कल, यस सर। निकलिए क्वेश्चन मिल गया। यस सर। क्वेश्चन पीडीएफ, आंसर पीडीएफ। क्वेश्चन ओपन करो हाँ सर। और आंसर भी ओपन कर लो। पहले क्वेश्चन करते जाओ और आंसर करते जाओ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है रोहित, 1 मिनट में दूध ले लूँ, है आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।
हाँ रोहित। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये अपन का पॉइजन वाला ये जो फार्मूला है, पॉइजन वाला फार्मूला देखो, इसमें लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऊपर लेटरल रहता है नीचे लॉन्गिट्यूडनल रहती है, ठीक है। हाँ। और पॉइजन रेशियो एक यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। यस सर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर के 1/2 के बीच में होती है, याद रखना, ठीक है। ठीक है। और प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 1/2, ठीक है। मतलब सर अब इसको याद कर लो, इसमें कुछ नहीं, कोई काम कुछ ज़्यादा नहीं है, हैं। ठीक है। इसको ऐसे ही देख लो। अच्छा देखो कुछ इसमें अब जैसे जो न्यूमेरिकल आता है बेटा वो सीधे सीधे इन पे आता है, मतलब पॉइजन रेशियो का न्यूमेरिकल वैसे बहुत कम आता है, फिर भी स्टिल अगर आता है तो देखो ये सारे रिलेशन लिखे हैं, बल्क मॉडुलस, सारे शेयर मॉडुलस और उसमें रिलेशन है सारे, है ना। ये यस 4 होते हैं, इनको लिख करके सामने आमने रख लो तो नज़र पड़ते पड़ते याद हो जाएंगे। तो कर लेना न्यूमेरिकल, ठीक है। ठीक है। चलो अगला देखो, एप्लीकेशन पढ़ो। इफ अ लेंथ, If the length of a wire is doubled, then the longitudinal strain will be del L upon L, L2 minus L1 upon L1, 2L minus L upon L equal to 1. तो डबल करने पे सीधी बात है स्ट्रेन 1 हो जाएगी भाई, जितनी लेंथ थी उतनी डबल हो गई, तो स्ट्रेन कितना हो गया 100%, 100% यानी 1। Yes sir. आया समझ में। Yes sir. But as gamma is equal to stress upon strain, gamma equal to stress, as strain is equal to 1. So Young's modulus is numerically equal to the stress, which will double the length of a wire. हाँ क्योंकि इससे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा तो स्ट्रेन हो गई 1, है ना। हाँ। Yes तो sir. यंग मॉडुलस इक्वल टू किसके हो जाएगा, स्ट्रेस के इक्वल। तो न्यूमेरिकली यंग मॉडुलस की वैल्यू उतना स्ट्रेस होती है जो वायर को क्या कर दे, जस्ट डबल, Double. ठीक है। ठीक है। पढ़ो नेक्स्ट। फॉर अ लोडेड वायर, For a loaded wire, L is equal to F L upon pi r square gamma, as gamma is equal to F into L upon A into L and A is equal to pi r square. ठीक है। इस हाँ। तो चेंज इन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस जितना कम होगा हाँ। चेंज इन लेंथ उतना ज़्यादा होगा, हाँ है ना। ठीक है। और रेडियस जितना ज़्यादा होगा चेंज इन लेंथ उतना कम होगा, समझ गए। यस सर। तो रेडियस ज़्यादा रखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मोटा मोटा वाला रॉड, यस और नो। यस सर। इसलिए ब्रिज बनाते समय कौन सा रॉड लगाना चाहिए, मोटा रॉड, मोटा रॉड। समझ गए। यस सर। हाँ। हाँ। If same stretching force is applied to different wires of same material, del L is directly proportional to L upon R square, as F and Y are constant. That means the greater ratio L upon R square, greater will be the elongation. ठीक है। Yes sir. हाँ बोल, कुछ पूछना है। नहीं सर, ठीक है। नेक्स्ट। Third, increment in length of wire by its own weight. If a wire of length L and cross section A is stretched by a force F, by definition of Young's modulus, L is equal to FL upon A gamma. In case of elongation by its own weight, where F is equal to mg, will act at center of gravity of the wire, so that length of the wire is stretched will be L by 2. क्योंकि देखो अगर आप खुद के वजह से कोई चीज़ खींच रही है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास की वजह से खींचेगी, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वायर का वो एल लेंथ पे एक्ट नहीं करेगा, फिर वो कहाँ पे एक्ट करेगा, एल बाई 2 पे। देखो ये स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ। जैसे मान लो ये कोई वायर है, बहुत हैवी वायर है, ठीक है। हाँ। अब अपने वेट की वजह से खींच रही है, ठीक है ना। तो इस पे एम जी कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना। यस सर। बोलो हाँ है ना। यस सर। तो चेंज इन लेंथ जो इसका काउंट होगा वो इसकी वजह से काउंट होगा, यहाँ से, समझ गए। एम जी यहाँ लग रहा है। यस सर। ठीक है। तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो एल नहीं होगी, क्या होगी, एल बाई 2। क्लियर। ठीक है। ठीक है, तो हो गया, बन जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा ये क्या कर दिया देखो भैया, एम जी एम इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू ए इंटू एल, ठीक ना। हाँ ठीक है भाई मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ तो वो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है। लिख लो ये फार्मूला, डेंसिटी के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो ये लगेगा। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत। नो सर, ठीक है। अब देखो अगली स्ट्रेस होती है थर्मल स्ट्रेस, ये उसमें आएगा आपको, जब मैं थर्मल पढ़ूंगा तब भी आएगा। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे
ये मान लो कोई रॉड लगी है, बोलो यस। हाँ अब इस रॉड को गर्म कर रहे हो, अब यहाँ पे गर्म करोगे तो ये इसके मॉलिक्यूल भागेंगे, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये यहाँ लगाएगा, बोलो ऐसा नो। यस सर। फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे जो जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। यस सर। तो ये क्या होता है, ये होता है गामा ए डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो लिख लो Yes. थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला गामा ए हाँ। डेल्टा थीटा। अल्फा, सॉरी नॉट ए, नहीं अल्फा है, हाँ अल्फा। अल्फा क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, यस सर। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा अल्फा डेल्टा गामा अल्फा डेल्टा थीटा। पढ़ो, इफ अ रॉड, Yes, sir. If a rod is fixed between two supports due to change in temperature, its length will change, and so it will exert a normal stress. Compressive if temperature increases, and tensile if temperature decreases on the support. This stress is called thermal stress. Thermal stress is equal to y alpha delta theta. ठीक। हाँ नेक्स्ट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। हाँ, वही हाँ। मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन, भाई ये वर्क डन जो होता है वो एनर्जी स्टोर के इक्वल होगा, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes sir. देखो फॉर्मूले में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। Displacement. Yes sir. अब देखो यहाँ पे एवरेज फोर्स काउंट होता है, तो एवरेज फोर्स को F/2 ले लेते हैं वर्क डन में, क्योंकि फोर्स जो काउंट होता है, आप जैसे मान लो आप यहाँ पे लगा रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो, ऐसा समझो ये कोई बॉडी है, कोई फोर्स लगाए, तो शुरुआत में 0 फोर्स था, बोलो हाँ। हाँ अब धीरे धीरे खींचना शुरू किया तो 0 से मैक्सिमम लिमिट F तक बढ़ गया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो एवरेज फोर्स क्या बनेगा, F एवरेज F इक्वल by- टू 0 प्लस F/2, हाँ या ना। Yes sir. तो ये बन गया By- फोर्स, ठीक है ना। ठीक है। वाह, तो फोर्स का हाफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, ठीक है ना। हाँ एरिया का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो देख लो 1 एरिया और लेंथ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 F इंटू एल ए इंटू एल हो जाएगा, क्लियर। Yes sir. मतलब हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। हाँ ये क्या हो गई, एनर्जी इन वॉल्यूम V, हाँ। ठीक है। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो एनर्जी पर यूनिट Yes, वॉल्यूम sir. इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाँ सर। क्लियर। Yes sir. अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 गामा स्ट्रेन का स्क्वायर गामा। या 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन गामा, क्लियर। ठीक है। पढ़ दो पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आती है एग्जाम में। When a wire is stretched, some work is done against the internal restoring forces acting between the particle of the wire. This work done appears in the form of potential energy of the wire. U is equal to 1/2 FL, 1/2 F upon A, upon L into AL is equal to half stress into strain into volume. So energy per unit volume is equal to half stress into strain is equal to 1/2 into gamma into strain का square is equal to 1/2 into stress square upon gamma, and gamma is equal to stress upon strain. कोई दिक्कत। No sir. चल देखो अगला 6th को पॉइंट है, 6th पॉइंट में डायग्राम पे आ जाओ। Yes sir. वो जो एक देखा होगा, एक पट्टा टाइप का हुआ करता है जिसपे बच्चे स्केट करते हैं, स्केट बोर्ड, Yes sir. उसकी लेंथ होती है, इसमें लेंथ मेरे ख्याल से एल दी होगी, हाँ या ना। हाँ। लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ भी होती है, इसकी ब्रेड्थ Yes, भी मान लो, बोलो यस और नो। Yes sir. और उसका थोड़ा सा थिकनेस भी हुआ करती है, मोटा होता है ना। Yes sir. तो थिकनेस जो होती है क्या होती है उसकी, एक्स मान लो, हाँ। थिकनेस यहाँ पे मान ली डी मान ली, बोलो यस और नो। Yes sir. अब इस पे मान लो कि mg वेट लग रहा है, लोड mg है इसके मिडिल पे, हाँ। ठीक ना। टोटल इसका मास m है, या जो भी है टोटल मास इस पे m एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे mg फोर्स लग रहा है, बोलो यस और नो। हाँ सर। अब इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा, झुक जाएगा, बोलो यस और नो। Yes sir. झुकेगा ना, सवाल है ये हाँ। कितना झुकेगा, ये निकाला जाता है, पूछा जाता है कि कितना झुकेगा, तो आंसर मिडिल पे कितना डिप्रेशन होगा, डेल्टा। फॉर्मूला याद करो, mg(L³ अपॉन 4y(BD³), रट लो Yes इसको, sir. ठीक है। ठीक है ना। हाँ। कब बहुत ही कम आया है, छोटे एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। चलो हाँ। चलो अगला, ट्विस्टिंग पढ़ दो। इन केस ऑफ अ बीम, ऊपर वाला। In case of bending of a beam of length L, breadth B and thickness D, by a load mg at the middle, depression delta given by delta is equal to mg L³ upon 4 gamma BD³. ठीक,
Next. 7. Twisting of a cylinder or wire of length L, radius R, elastic restoring couple per unit twist is given by uh, C is equal to pi neta square upon 2L. R square upon 2L. ओ नीटा के साथ आते ना। हाँ, नीचे के साथ R स्क्वायर। ये रिस्टोरिंग कपल। हाँ अगर आप किसी सिलेंडर को पकड़ के मरोड़ रहे हो, हाँ ठीक है ना, तो वो जो हाँ वापस आएगा तो रिस्टोर कपल जो यूज़ होगा वो इतना हाँ। होगा, ठीक है। यस सर, जस्ट फुल रट्टा पॉइंट है भाई ये। ठीक है। चलो अगला, वर्क वर्क डन डन। इन ट्विस्टिंग सिलेंडर थ्रू एंगल थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 c थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, वर्क डन Yes. इक्वल टू सी थीटा स्क्वायर। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगल। यस सर। वर्क डन इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगल। तो हाँ, याद होगा उसमें फिजिक्स में टॉर्क आता है सी थीटा, है ना, हाँ और मल्टीप्लाइड बाई एंगल थीटा है तो सी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है। यस सर। बस ऐसे ही याद कर लो। नेक्स्ट, रॉड। Rod of length L and radius R fixed on one end. Angle of shear phi is related to angle of twist theta by the relation L phi is equal to R theta. रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस। छोड़ दो इसको, न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। चलो अब पढ़ो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। Elastic after effect. When the deforming force is removed, the body tends to return to their respective original state. Some body return immediately and others take appreciably long time to do so. This delay in regaining the original state of a body after the removal of deforming force is called elastic after तो effect. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? एक प्रकार का डिले है। क्या है ये? हाँ डिले। जैसे मान लो तुमने किसी चीज़ को मोड़ करके रख दिया, अब थोड़े धीरे 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 आराम से वो अपने शेप को रिगेन कर रही है, समझ गए ना। हाँ yes तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, after effect. Yes. ठीक है ना। हाँ. एग्जाम्पल पढ़ो, कॉर्ड्स। Cords and phosphor bronze show the negligible elastic after effect, but glass fiber takes hours to return to its original state. कॉस्ट, तो ये जो अपने दो चीज़ें दिखी आपको, फॉस्फर ब्रोंज का वायर और क्वार्ट्जिन का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही कम है, हैं? हाँ तुरंत रीशेप हो जाते हैं, बहुत आइडियली ये इलास्टिक है। नेक्स्ट, yes sir. इलास्टिक फटीग। फटीग मतलब Elastic थकान। fatigue. Yes sir. पढ़ो। Elastic fatigue. It is defined as the loss of strength of the material caused due to repeated alternating strains to which the material is subjected. And due to elastic fatigue, its behavior corresponds to that of less elastic body. Elastic body relieved of the fatigue or regains its original degree of elasticity when allowed to rest for some time. हाँ, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे हो, समझ गए ना, तो वो एकदम से अपने शेप को रिगेन नहीं करती है, वो मतलब कि वो टाइम लेती है और उसके अंदर धीरे धीरे मतलब हल्की सी प्लास्टिसिटी आ जाती है, या फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लेकर के अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन करती है। तो एक तरीके की उस बॉडी के अंदर थकान आ जाती है, समझ गए ना। हाँ क्लियर है ना। यस सर। तो और जब उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर में छोड़ा जाता है तो अपने उसको जब रिलीव किया जाता है फटीग से, हाँ तब वो अपने रीशेप कर पाती है। लिखा हुआ है कि एंड ड्यू टू द इलास्टिक फटीग इट्स बिहेवियर करस्पॉन्ड टू लेस इलास्टिक बॉडी, और जो बॉडी होती है वो लेस इलास्टिक हो जाती है। जैसे रबर बैंड का अपन इस्तेमाल करते हैं चोटी में, है ना, हाँ तो रबर बैंड जो होते हैं लूज हो जाते हैं ना। यस सर। उनका लूज होना क्या कहलाता है? इलास्टिक फटीग। क्या कहलाता है? इलास्टिक फटीग। मतलब उनमें जो इलास्टिसिटी थी उतनी ना रहना, उससे कम हो जाना है। हाँ क्लियर बन जाएगा। यस। चलो, ब्रेकिंग स्ट्रेस, वही स्ट्रेस जिस पर कि कोई वायर टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। पढ़ो। The stress applied, the stress by applying which the wire breaks is called breaking stress. For a given material like modulus of elasticity, breaking stress is constant. It does not depend on the dimension of wire. But breaking force depends upon the thickness of wire. Breaking force is equal to breaking stress into area of cross section of the wire. Breaking force is directly proportional to area of cross section of wire when breaking stress is constant.
ठीक है, मतलब हर मटेरियल की एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है कि इस पर आप इतना स्ट्रेस दोगे तो ये टूट जाएगा, हाँ ठीक है ना। बट एरिया के साथ ब्रेकिंग फोर्स घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। यस यस सर। एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जितना एरिया दोगे ब्रेकिंग फोर्स हाँ उतना ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस चेक किया जाता है कि कितना है, यस उसको लेकर के एक फार्मूला बनाया गया जिसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? फैक्टर हाँ ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी, ठीक ना। तो ऊपर रहता है ब्रेकिंग स्ट्रेस और नीचे रहता है वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है ना। हाँ जैसे ब्रिज रिज बनाए जाते हैं तो उनका वर्किंग स्ट्रेस लगाया निकाला जाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पता होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस में वर्किंग स्ट्रेस का डिवाइड किया जाता है, समझ गए। हाँ हाँ, तो इसकी वैल्यू हमेशा आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था कि 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस का लगभग 5 गुना होना चाहिए। अच्छा। समझे नहीं समझे? यस सर समझा। तो वो टूटेगा नहीं। हाँ पढ़ो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। factor of safety while using a material, the working stress is always kept much lower than that of the breaking stress. So safety factor is the ratio of breaking stress and that of working stress. ठीक है, Yes sir. uh, ठीक। Interatomic force constant K, it is equal to the product of Lenz's modulus of the material gamma and normal distance r naught between the atoms of the wire. K is equal to gamma into r naught, as well as K is equal to interatomic forces upon interatomic distance, F upon del r. The unit is equal to Newton per meter. चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। ठीक है। Note: when the wire breaks by its own weight, then the length of the wire, as breaking force is equal to breaking stress into area of cross section, mg is equal to p into a, mg is equal to p into m upon l. P is equal to L dg, where length L is equal to length of wire, d is equal to density of wire. Breaking stress is equal to L dg or L is equal to P upon dg. एक मिनट, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू एल डी जी। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो था वो है एल डी जी है, तो यहाँ पे हमने P इक्वल टू एम जी इक्वल टू पी इंटू ए, दैट इज P इक्वल टू आ गया एम जी इक्वल्स टू पी इंटू एरिया की जगह P मल्टीप्लाइड बाई एरिया की जगह क्या रख दिया है भाई? मास अपॉन लेंथ। अच्छा, क्यों रख दिया भाई मास अपॉन लेंथ एरिया की जगह? एम जी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाई एम बाई एल। एम बाई एल क्यों रख दिया भैया? वॉल्यूम लिया है। मास वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू लेंथ, है ना। डेंसिटी ले लेना। डेंसिटी का तो कोई टर्म आया ही नहीं यहाँ पे। डी है सर, डेंसिटी लिखा है। डी इज़ द डेंसिटी ऑफ द वायर। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली ये छोड़ दिया, यहाँ पे लिखना था इनको शायद। हाँ ठीक ना, देखो एम जी इक्वल टू पी इंटू ए है, मैं करता हूँ इसको। देखो अप्लाइंग फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब नाउ मास इक्वल टू होता है डेंसिटी डी इंटू वॉल्यूम मतलब ए इंटू एल। तो ए को यदि यहाँ से हटाया गया है तो ये आएगा m बाई डी एल। तो एम जी पी की जगह आ गया p इंटू ए की जगह m बाई डी एल। ठीक है बेटा। हाँ m से m कैंसिल। हाँ तो यहाँ पे फिर क्या निकाल रखा है? l निकाल रखा है, कैप l, मतलब लेंथ जो भी थी ओरिजिनल लेंथ l। तो l ऊपर ले जाओ तो l इक्वल टू p अपॉन d मतलब डेंसिटी और g मतलब ग्रेविटी। तो l इक्वल टू p बाई डी जी। हाँ सही आ गया है। हाँ ठीक है ना। यस हाँ ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकिंग फोर्स जो हमारा आया है p मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग हाँ। स्ट्रेस को ही p बोलेंगे, है ना।
P मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो P इक्वल टू कितना आ रहा है LDG और L इक्वल टू रो अपॉन PG। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया समझ में। यस सर। अपने वेट की वजह से कोई टूट रहा है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स निकाल लिया, यहाँ पे लेंथ निकाल ली, लेंथ ऑफ द वायर। हाँ चलिए अगला पढ़िए। इफ द लेंथ, हाँ, if the length of the wire, metallic wire is L1, when the tension in the wire is T1, and L2 when the tension is T2, the length of original wire is equal to L1 T1 minus L2 T1 upon T1 minus T2। चलो रट्टे वाला कंसेप्ट है कि अगर कोई वायर है जिसका लेंथ L1 है जब उसने टेंशन T1 दिया है और लेंथ T2 हो गई है जब टेंशन T2 दिया है, तो